नमस्कार दोस्तों। आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अहमदाबाद से हनी जी की भेजी गई सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी हनी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम हनी है और मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक 41 साल की औरत हूँ। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और मुझे शेर व शायरी लिखना बेहद पसंद है। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करती हूँ। यह बात काफ़ी पुरानी है, जब मेरे डैड सऊदी अरब से आए थे। हमने अहमदाबाद के एक एरिया में महादेव नगर में हमने एक 2 तल्ले का मकान खरीदा था। मैं 17 साल की थी और 11वीं में पढ़ती थी। अब हमारी सोसाइटी अजय टेनामेंट रोड से लगभग सट के थी। सोसाइटी में अंदर आमने सामने रॉ में बंगलो थे 2 लाइन में। यह बात है सन 1995 की। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी 5 बहनें हैं। एक भाई है जो कि सबसे छोटा है। सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अब इस कम उम्र में जब हम अपने स्कूल के वक्त में थे, उस ज़माने में हमें खास कोई समझ नहीं थी। एक छोटा सा परिवार, हा छोटा तो नहीं मगर खुशहाल था। हमारे घर में नीचे की तरफ एक वरामदा था। एक बेडरूम रूम की तरफ था और एक बेडरूम अंदर बरामदे की तरफ। हॉल भी रोड की साइड ही पड़ता था और किचन अंदर की ओर। पीछे वाले आंगन की तरफ पानी की सुविधा थी। बरामदे में अंदर सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। ऊपर एक बेडरूम था और अपना एक पर्सनल छत। हमारा घर सोसाइटी के अंदर आते ही छटा था। सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी, अंदर काफ़ी जगह थी। दाएं बाएं अंदर की तरफ काफ़ी मकान थे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं आज भूत प्रेतों पे बेहद विश्वास करती हूँ, कोई करे या ना करे। मगर जब मैं स्कूल में थी, नानी के घर जाया करती थी, वो सारी भूतों की कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। काफ़ी डरावनी होती थी उनकी कहानियाँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता था उनकी कहानियाँ सुनने में। मगर वो बात तब समझ में नहीं आती थी। बात दरअसल यह थी कि उस सोसाइटी में जब मैं रहती हूँ, जाने क्यों रात के 11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था। गर्मियों में लोग बाहर बैठे रहते थे 1-2 बजे तक। आस पड़ोस की सारी औरतें वगैरह मर्द अपनी कुंडली जमाते थे। बच्चे कुछ अपने खेले तो कुछ बातें करते। वो ज़माना ही बेहद अलग था। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं। खैर, उस दिन सर्दियों का मौसम था। मुझे याद है, मेरी बहन हम सब बाहर वाले बेडरूम में सोते थे, जिसकी खिड़की और दरवाज़ा बाहर रोड की तरफ पड़ता था। रात के करीब 10 बजे पूरा सन्नाटा पसर जाता था और उन दिनों ना फ़ोन होते थे और ना ही मोबाइल और ना ही नेट। एंटरटेनमेंट का कोई ख़ास साधन नहीं था, बस दूरदर्शन ही था। सब जल्दी ही सो जाया करते थे। उन दिनों नवरात्रि के बाद ही लगभग अब मेरी आदत थी आधी रात में जागकर सो जाने की। डर भी लगता था क्योंकि वॉशरूम बाहर था बरामदे में। मुझे बराबर याद है, रात के लगभग 3 बजे होंगे, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी किसी की, सोसाइटी के रोड पे झाड़ू मारने की। मेरी नींद आज भी ऐसी ही है, जरा सी आहट से आँख खुल जाती है। तब तो मैं 17 साल की थी। दुनियादारी का कोई खास होश ना था, बस स्कूल जाना और वापस घर आना होता था। मेरी आँख खुली हल्की सी। ये झाड़ू मारने की आवाज़ कैसी है? मेरी सब बहनें सो रही थी, पर मुझे वो आवाज़ बड़ी ज़ोरों से आ रही थी। लगा जैसे घर के बाहर कोई रोड की सफाई कर रहा हो, बड़ी ज़ोर ज़ोर से झाड़ू मार रहा हो। मैंने घड़ी देखी, आधी रात का समय था। वही 3 या सवा 3 हुए थे। इतनी रात गए कोई झाड़ू मारता नहीं, ना ही आस पड़ोस वाले और ना ही रोड रास्ते वाले। अब ये होता है रोड रास्तों की सफाई रात भर, पर तब ये नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि ये कौन है। इतनी साफ आवाज़ आ रही थी झाड़ू मारने की। मैं उठी। डर नहीं था मगर हैरानी थी कि इस वक्त कौन होगा। मैं धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास आई। हल्की सी दरार से खिड़की के बाहर झाँक कर देखा तो अचानक ही आवाज़ आनी बंद हो गई। बाहर काफ़ी सर्द हवा भी चल रही थी। परिंदा तक ना दिखाई दे रहा था। अचानक सन्नाटा छा गया। जो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से साफ साफ
रोड साफ करने की सुनाई दे रही थी, वो मेरे खिड़की के आधे खोलते ही बंद हो गई। मैंने नज़र घुमाई दोनों तरफ। इधर सोसाइटी के मेन गेट पर और अंदर जाने वाले रोड पर ना कोई घर की लाइट जल रही थी और ना ही कोई दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। खैर, मैंने विंडो बंद कर दी। जहन में वही सोच रख के मैं वापस अपने बेड पे आ गई, आकर और लेट गई। अभी 2-4 मिनट भी नहीं हुई थी कि वो वापस झाड़ू की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। अब मेरी सोच और बढ़ गई। मैं सच कहूँ तो मेरी फट गई कि ये हो क्या रहा था। इतनी साफ आवाज़ कि जैसे मेरे ही घर के बाहर कोई झाड़ू मार रहा हो। मेरी धड़कनें अब बढ़ गई। मैं हैरान भी थी और आश्चर्यचकित भी, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। और हैरानी की बात यह है कि इतनी साफ और इतनी ज़ोर की आवाज़ जब रोड पे सफाई वाले काम करते हैं तब ही आती है, और वो आवाज़ सब पहचानते ही हैं। जबकि वो आवाज़ ना मेरे माँ पापा ने सुनी, ना मेरी बहनों ने, सिवाय मेरे कोई जागा तक नहीं। वो रात बीत गई। सुबह स्कूल 7 से 1 की थी। दूसरी रात वही बात दोबारा हुई। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। हमारे बेडरूम का एक दरवाज़ा हॉल में भी खुलता और रोड साइड भी। अंदर जाकर भी मैं देखती थी कि माँ को उठाऊं। मेरी माँ काफ़ी होशियार भी हैं, मगर मैं हैरान थी कि उन्हें क्यों सुनाई नहीं दिया। चलो, बच्चे ना समझे, छोटे हैं, गहरी नींद में हैं, समझ सकती हूँ। मगर मेरे माँ बाप और ना ही आस पड़ोस का कोई भी नहीं जागा, और मेरे खिड़की खोलते ही आवाज़ का अचानक बंद हो जाना, यह वाकई में हैरान करता है। खैर, मैंने यह बात किसी को बताई तो नहीं, मगर 1997 में जब हमने घर बेचने का सोचा तब मुझे मालूम चला मेरी माँ और पड़ोस की औरतों की बातों से कि उस सोसाइटी में एक बूढ़ी औरत पहले झाड़ू मारने आती थी। बरसों से वही झाड़ू मारते मारते वो बुढ़ी हुई, और तब तक वो झाड़ू मारती रही थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वही सोसाइटी के बाहर नाके पे एक छोटी कुटिया में पड़ी रहती थी। लोग उसे बचा कुचा खाना देते थे, बाकी वो झाड़ू मार के अपना गुजारा करती थी। मगर उसकी मौत वहीं हुई, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। बेचारी बीमार थी, उम्र भी काफ़ी हो गई थी उसकी, तो उसकी रूह यहीं इसी सोसाइटी में भटकती थी। वही हमारे सोसाइटी वाले लोगों को पहले तजुर्बा हुआ होगा, तो उन्होंने वहाँ बड़ा सा नारियल और मटकी लगाई थी गेट पे कि कोई बुरी रूह अंदर ना आए। मुझे जब ये मालूम चला, मुझे यही लगा कि शायद यह वही होगी। बस हमने घर बेच दिया वहाँ से। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पर वीडियो पर लाइक नहीं करते और ना ही कमेंट करके बताते हैं कि कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बस इतना ही चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज मैं आप सभी को अब मैं जो आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी मैंने पहले भी अपने चैनल पर सुना चुका हूँ, पर उस वक्त इस कहानी पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे, तो इसलिए मैं इस कहानी को फिर से सुना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। बाहर कोई रद्दी लेने वाला कबाड़ी आवाज़ लगा रहा था। रेखा ने अंदर से आवाज़ सुनी और बच्चों को कहा, बेटा देखो जरा, वहाँ बाहर शायद रद्दी वाला है, रोको, कुछ कबाड़ इकट्ठा हुआ है, दिवाली की सफाई में निकाल देते हैं। गौरव ने आवाज़ देकर रद्दी वाले को रोक लिया। रद्दी वाला सांवला सा कोई 30-35 के बीच का रहा होगा। बोहनी होने की आशा में अपनी साइकिल पीछे खींच लाया। तुम्हारे पास तो कुछ रखने का सामान ही नहीं है, रेखा ने उसको टोकते हुए कहा। वह कहने लगा, अभी नया नया धंधा शुरू किया है, तो अभी रेडी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? जी, मैं तो मैकेनिक का काम करता था। एक दुकान पर डेली का हिसाब होता था। अब लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया, तो अभी पिछले हफ्ते से जब छूट मिली तो
यह काम शुरू किया है। उसकी आवाज में परेशानी थी। अच्छा, रेखा जी चुप हो गई। आप चिंता मत करो, मैं बोरों में भर कर ले जाऊंगा, जो भी मेरे को मिलेगा। आप बताइए घर में क्या क्या है, मैं अभी निकलवाती हूँ। अखबारों का ढेर, कुछ टूटी फूटी प्लास्टिक, लोहा आदि बच्चों से निकलवा कर ढेर लगा दिया। वह चुपचाप देखता रहा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बस यही है? हाँ हाँ, तेरे पास तो ले जाने के लिए भी ज्यादा कुछ साधन नहीं है। अखबार ही होंगे 25-30 किलो तो। नहीं जी, आप चिंता मत करो, सब ले जाऊंगा मैं। मेरे पास बोरियां बांधने के लिए रस्सी भी है। उसने एक बोरी में से रस्सी निकाल कर दिखाई। और कुछ? और कुछ क्या जी? कोई और सामान? पुरानी वॉशिंग मशीन, कूलर, सिलाई मशीन, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सी, जो भी आपके पास पुरानी चीज हो। अच्छा, रेखा जी ने एक पल सोचा और गौरव को कहा, बेटा जरा पीछे बेड़े में कोने में मेरी पुरानी सिलाई मशीन और पॉलिथीन में कुछ सामान है, ले आना। रेखा जी ने पॉलिथीन से एक पुराना कैमरा निकाला। मम्मी, ये तो दादाजी का है ना? हाँ, यूं ही पड़ा था पुराने सामान में। जब से वह गायब हुए हैं, किसी ने उपयोग में नहीं लिया शायद। मुझे सफाई करते वक्त मिला, अब हमारे काम का तो नहीं है। और कैमरा कह रहा था, मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो, मैं तो इसमें कैद हूँ। आधे घंटे बाद बिना तोले मोल भाव के बाद वह कबाड़ी वाला रद्दी, लोहा, सिलाई मशीन और एक कैमरा लेकर बदले में 600 रुपये देकर चला गया। और रेखा जी पैसे लेकर एक डिब्बे में रख चुकी थी। जब भी वह रद्दी का कुछ सामान बेचती थी, इसी तरह इस डिब्बे में रद्दी वाले पैसे रख लिया करती थी। यह पैसे वह काम वालियों को या किसी देने वाले को देने में काम लेती थी। शाम को जब वह कबाड़ी वाला घर पहुंचा तो बहुत खुश था। आज उसके पास पैसे भी थे और एक पुरानी सिलाई मशीन और कैमरा भी। उसने मशीन अपनी बीवी को दिखाई। यह देख, थोड़ा सा ठीक कर लूंगा मैं तो, कपड़े सिलने के काम आ जाएगी। हो सकता है हमें यही धंधा करना पड़े रोजी रोटी के लिए। और उस पॉलिथीन में क्या है? उसकी पत्नी ने कहा, वह एक पुराना कैमरा है, उसको भी देख लूंगा, चल रहा है कि नहीं, रील वगैरह है या नहीं। तेरे को शौक था ना फोटो खिंचवाने का? मेरे पास तो स्मार्ट मोबाइल है, नहीं तो तेरे कैमरे में तेरी फोटो खींच लूंगा। पत्नी निहाल हो गई। पति कितना ध्यान रखता है उसका। इतनी देर में उसकी बेटी आ गई, 7 साल की, बड़ी चुलबुली सी। और मेरे लिए क्या है पापा? मम्मी के लिए मशीन, अपने लिए कैमरा, मेरे लिए क्या है? वह मचल गई और उसके कंधे पर चढ़ गई। कबाड़ी वाला मुस्कुराया, मशीन भी तेरे लिए, कैमरा भी तेरे लिए, और हम दोनों भी तेरे लिए। देख, तेरी मम्मी मशीन से तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलेंगी, उसमें मेरी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगेगी। सबके फोटो खींचेंगे, है ना? वह खुश हो गई। तभी उसने सोचा, चलो कैमरे को देखते हैं, क्या पता इसमें रील हो। और उसने कैमरा खोला, देखा कैमरे में रील थी। इसका मतलब कि इसमें फोटो खींच सकते हैं। वह खुश हो गया। छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियों में बदल जाती है और वही उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा जाती है। उसने तुरंत अपनी बिटिया को पत्नी के साथ खड़ा कर दिया। चलो मैं तुम्हारी अभी फोटो खींच लेता हूँ, अपने कैमरे से पहली फोटो। और उसने कैमरा क्लिक किया। बड़ी सुंदर फोटो है, एक और खींचता हूँ, फिर मैं इसकी रील पूरी कर धुलवा लूंगा। वह कैमरे के नेगेटिव में नजर गड़ाए बोल रहा था। कहते हुए उसने कैमरे में फोटो खींचने जैसे ही उसने सामने देखा, ये क्या? अब फोटो खिंचवाते खिंचवाते ये दोनों अचानक कहाँ चली गई? पत्नी और बेटी दोनों ही गायब थी। वह कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, मैंने फोटो खींची थी। उसने सोचा शायद फोटो खिंचवा कर बाहर गई हैं किसी को बताने। ये औरतें भी अजीब होती हैं, घर में थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देती हैं। बाहर गया, चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे वह कहीं नजर नहीं आई। फोटो खींच रहा था, तभी कहीं चली गई क्या? सोचते हुए उसने कैमरे को दोबारा निकाला और देखने लगा।
नेगेटिव में उनकी फोटो है। फिर वह कहाँ गायब हो गई, दोनों बिना बताए। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, कैमरा चीख रहा था, पर अफसोस किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और हैरान परेशान उसने कैमरे को वहीं छोड़ा और बेटी और पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। शाम से रात हुई और रात से सुबह, पर दोनों का पता ना लगा। और सुबह होते ही थाने पहुंच गया रिपोर्ट दर्ज कराने। थानेदार ने पूछताछ की, लड़ाई तो नहीं हुई थी। सारी छानबीन के बाद वो संतुष्ट हुआ। उसने कहा, अपनी पत्नी और बेटी की फोटो दो ताकि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद जागी। यह तो बहुत अच्छा हुआ, उनके गायब होने से पहले ही उसने फोटो खींच ली थी। अब उसको आसानी रहेगी ढूंढने में। यह सोचता हुआ वह वापस घर आया और उसने कैमरा ले जाकर थानेदार के सामने रख दिया। लीजिए साहब, यहाँ उनकी फोटो कैमरे में फोटो खींची थी। थानेदार ने तस्वीर को अपनी आंखों में रखा और हवलदार को बुलाया। कैमरे की जो फोटो है उसकी कॉपी करवा दो ताकि हम सब इसको हर थाने में भेज सकें। अभी इसमें रील बाकी है साहब जी। थानेदार ने उसको घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। हवलदार बोला, ठीक है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। और उसने, जी साहब आप खड़े हो जाओ, मैं आपकी ही फोटो खींच लेता हूँ। थानेदार साहब ने मूंछों पर ताव दिया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और हवलदार ने फोटो क्लिक कर दी। हाँ जी साहब, एक और। उसने दोबारा क्लिक करने को किया, लेकिन यह क्या, सामने से थानेदार साहब गायब थे। वह कहाँ चले गए? फोटो खिंचवाते खिंचवाते कबाड़ी भी परेशान हो गया। अभी तो हमारे सामने थे, फोटो भी खींची थी। उन्होंने कैमरे को फिर से देखा, नेगेटिव में खड़े थे लेकिन सामने नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। शायद कोई काम याद आ गया होगा तो कहीं चले गए। कबाड़ी बोला, बिल्कुल यही हुआ था। कल मैंने फ़ोटो खींची थी, उसके बाद से मेरे को अपनी पत्नी और बच्ची नहीं दिखाई दी, और अभी आपने साहब की फ़ोटो खींची और वह भी नहीं दिखाई दिए। हवलदार बोला, कैसी बातें कर रहे हो, यह भी कोई बात हुई भला? और कैमरा कह रहा था, अरे कोई मुझे भी पूछो भला, हम सब यहीं हैं, कहीं नहीं गए। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। हाँ बेटा चलेंगे। और उधर थानेदार साहब उन सब पर रौब झाड़ रहे थे। जरा खिसक कर बैठो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब 2-4 घंटे हो गए और थानेदार साहब नहीं मिले तो हड़कंप मच गया थाने में। हवलदार परेशान, थानेदार साहब के गायब होने की रपट लिखाएं या फोटो निकाल कर कबाड़ी की पत्नी बेटी का केस हल करें। थाने में से एक थानेदार गायब हो गया था और वह भी एक पल में। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर हवलदार कैमरा उठाकर फोटोग्राफर के पास गया जिसके पास वह अक्सर जाया करता था और उससे उस रील को डेवलप करने के लिए बोला। फोटोग्राफर ने कैमरे को इधर उधर से देखा। बहुत पुराना कैमरा है यह तो, इससे अभी तक फोटो खींच रही है। कहाँ से मिला हवलदार साहब? हंसते हुए फोटोग्राफर बोला। और हवलदार ने कबाड़ी वाली बात बता दी। उसने कैमरे पर नजर डाली, अरे इसमें तो अभी भी रील खाली है, क्या करूं? आप भी क्या याद करोगे हवलदार साहब? और उसने सामने खड़े हवलदार की फोटो खींच ली। फोटो खींचकर उसने जैसे कैमरा आंखों से हटाया, सामने से हवलदार गायब हुआ और फोटोग्राफर परेशान। अभी तो यहीं था, चला गया। उसने कैमरे में देखा, हवलदार की फोटो थी, लेकिन उसने थाने में फ़ोन किया, शायद हवलदार देकर चला गया हो। लेकिन पता लगा हवलदार तो वापस आया ही नहीं। हवलदार को क्या हुआ? थाने में हड़कंप मचा हुआ है, थानेदार भी गायब हैं। फोटोग्राफर हैरान हो गया। कैमरे के अंदर हवलदार कह रहा था, सर आप यहाँ? तू भी आ गया पीछे पीछे। उसने देखा उसमें थानेदार की भी फोटो थी। फिर उसने और आगे देखा, एक बच्ची और उसकी माँ की फोटो थी जिसको वह डेवलप करने आया था। मतलब कि उसका दिमाग परेशान हो गया। जिन जिन की फोटो खींची गई है सब गायब हैं। इससे पहले किसी की है, उसके मन में जिज्ञासा आई और उसने उससे पहले की फोटो देखी। वह फोटो किसी बुजुर्ग की थी और यह फोटो तो शायद कहीं देखी है।
उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, याद आया, 1-2 साल पहले अखबार में खबर छपी थी इस वृद्ध के गायब होने की। अचानक से कहीं गायब हो गया था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी और अखबारों में इसकी फोटो छपी थी। फोटोग्राफर हैरान रह गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और पीछे देखने लगा। फिर वो भाग भाग के थाने गया और वहाँ सब कुछ बताया। उसकी बात सुन वहाँ पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत अधिकारियों की एक मीटिंग हुई और सीआईडी से वीर प्रताप सिंह को बुलाया गया। उन्हें सारा मामला समझाया गया। वीर प्रताप सिंह ने सबसे पहले कबाड़ी को बुलाया। कबाड़ी की तो हालत पहले से खराब थी। उसे पता लगा, वह दौड़ा आया। लगा शायद उसके बेटी और पत्नी मिल गई, लेकिन यहाँ पर तो खबर कुछ और थी। यह कैमरा कहाँ से मिला तुम्हें? उसने बता दिया। तुरंत एक टीम रेखा जी के घर पहुंची और उनसे उनके ससुर के गायब होने की कहानी पूछी। वहां जाकर जो पता लगा वह यह था कि एक दिन घर में ही थे, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद उनको कैमरे में पहले की तस्वीर दिखाई गई। यह किसकी है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है? वैसे तो हम नहीं जानते कैमरा कहाँ से खरीदा था, ज़्यादा तो नहीं पता। कुछ दिन पहले ही पिताजी माउंट आबू घूमने गए थे और जब लौटे तो कैमरा साथ था और उसके तीसरे दिन ही वह गायब हो गए। वीर प्रताप के माथे पर बल पड़ गए। फिर उनके दोस्तों से संपर्क किया और एक दोस्त ने बताया कि ये कैमरा, बताया तो था। उन्होंने एक कैमरा किसी गाइड से खरीदा था, शायद नेपाल का गाइड था। कोई बहुत कम पैसों में मिल गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। वीर प्रताप के लिए इतना क्लू मिलना ही काफी था और वह अपनी टीम के साथ माउंट आबू रवाना हो गए। कुल मिलाकर 3 गाइड मिले उन्हें जो नेपाली थे। इन सबको थाने में बुलाया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पहले तो सब मना करते रहे, लेकिन बाद में सख्ती करने पर 22-23 साल के नेपाली ने स्वीकार कर लिया कि यह कैमरा उन्होंने ही बेचा था। और ज्यादा सख्ती करने पर उसने कबूल किया कि एक वृद्ध दंपत्ति माउंट आबू घूमने आए थे। शरीर पर गहने और पैसा देख नेपाली का मन लालच से भर गया और उसने उनको कहा कि इतना गहना पहनकर घूमना ठीक नहीं, रूम में छोड़ कर आए। अगले दिन पहाड़ी पर घूमते उसने हमसे कहा कि बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ। वह बेचारे बुजुर्ग एक पहाड़ी के किनारे पर बैठ गए और उसने उनकी फ़ोटो खींचने का बहाना किया और फिर फ़ोटो खींचते खींचते दोनों को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। उनका पर्स लेकर होटल गया और उनके कमरे से उनके गहने लेकर अपने कब्जे में कर लिए। यह कैमरा उन दंपत्ति का ही था। इसको उसने उसके अगले दिन ही बेच दिया था। यहाँ तक तो कहानी वीर प्रताप को समझ आ गई, क्योंकि रेखा जी के ससुर से पहले इसमें उसी दंपत्ति की तस्वीर थी जो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, अलग अलग पोज में 3-4 तस्वीर। इसका मतलब यह कैमरा हॉन्टेड है। वीर प्रताप को लगा इसकी तहकीकात करनी चाहिए, कैमरे में क्या राज है, और फिर अपने एक दोस्त पाठक से मामले की गुत्थी सुलझवाने पहुंच गया। 10 मिनट के ध्यान के बाद जो कहानी उसने बताई, क्योंकि अपने अंतिम समय में दंपत्ति उस कैमरे की तरफ देख रहे थे और उनका सारा ध्यान उस कैमरे में था, तो मरते समय उनकी आत्मा उसी कैमरे में कैद रह गई, मुक्त नहीं हुई। अब जिसका भी उस कैमरे से फोटो खींचा जाता है वो कैमरे में ही उसको कैप्चर कर लेता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। यानी जिन लोगों की भी इसमें फोटो खींची है वह सब इसके अंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वीर प्रताप कहने लगे। मित्र पाठक मुस्कुराया। यह दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो लोग इस कैमरे में कैप्चर हुए हैं वह वापस कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई नहीं है। पाठक ने कहा, इसके लिए हमें पहले उन बुजुर्ग दंपत्ति की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या का कोई हल निकलेगा। अगर हम कैमरे को जला देते हैं तो क्या उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाएगी? नहीं, पाठक ने कहा, ऐसा मत करना, नहीं तो उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। अच्छा, वीर प्रताप ने ठंडी सांस ली। बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में उस होटल से पता किया गया।
उत्तराधिकारी के नाम पर उनकी एक बेटी थी। जब उसको यह हादसा पता लगा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे तो लगा था उसके मम्मी पापा की मौत एक्सीडेंटल थी, लेकिन यहाँ तो उनकी हत्या की गई थी और हत्यारा उसके सामने था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वह उस नेपाली पर झपटी, लेकिन वीर प्रताप ने उसे रोक लिया। आप इसकी छोड़ो, इसको तो हम जो सजा देंगे देंगे। आप तो पाठक जी की मदद करें, अपने मम्मी पापा की आत्माओं को बुलाइए ताकि हम उनकी मुक्ति का उपाय कर सकें और बाकी लोगों की मुक्ति हो। अगले दिन सुबह सुबह पाठक चौकी पर बैठ गया। घंटे की क्रिया के बाद एक अजीब सी महक वातावरण में आई। ये परफ्यूम तो मम्मी लगाया करती थी। फिर बेटे की आंखें बंद हो गई। और अब आ जाइए, क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे? पाठक ने कहा, हमें पता है कि आप लोग कैमरे में ही कैप्चर हो, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को जिनकी फोटो खींची गई है उनको क्यों कैप्चर कर लिया अपने साथ? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हम दोनों यहाँ अकेले थे, साल हो गया, जीवन काटे नहीं कट रहा था। हमें कुछ साथियों की जरूरत थी जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद किसी ने उस कैमरे से फोटो नहीं खींची। वो तो भला हो रेखा का। इतने दिनों बाद हमें अपने समय को बिताने के लिए कुछ नए साथी मिले। हा हा हा। लेकिन यह तो गलत है ना? आपने जीते जागते लोगों को बिना उनका कोई अपराध हुए इस दुनिया से बुला लिया। हमारे साथ भी तो यही हुआ था। हमारा क्या अपराध था? पाठक आगे बोला, आपके अपराधी को हमने पकड़ लिया है, उसको सजा होगी और आपकी बेटी चाहती है कि आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। इसके लिए आप उसको उपाय बताइए ताकि वह कर सके। थोड़ी देर शांति रही और फिर सुबकने की आवाज सुबक सुबक के आने लगी। फिर कहा गया, कैमरे में से रील निकाल दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए और उसमें से हमारी फोटो और यह कैमरा दोनों ही पवित्र अग्नि यज्ञ में आहुति दे दी जाए और राख गंगा जी में बहा दी जाए तो इससे हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले दिन शहर के 4 परिवारों में खुशियां फिर से लौट आई थी। यहाँ वीर प्रताप सिंह पाठक से प्रश्न कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आई पाठक। क्या? कि इतने सारे लोग एक साथ एक छोटे से कैमरे में कैसे रह रहे थे? पाठक हंसने लगा। वास्तव में वह शरीर उसके अंदर नहीं गए थे, शरीर तो उनका हवा में ही था जो ओझल था। उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप से उस कैमरे में थी। वैसे एक बात है भाई, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति थे, बड़े ही जिंदा दिल, मरने के बाद भी साथियों की जरूरत थी। हंसते हुए प्रताप बोला, लेकिन थे बड़ी पवित्र आत्मा, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ पाठक कुछ सोचते हुए बोला। वीर प्रताप की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और वह केस सॉल्व कर अपने हेडक्वार्टर वापस जा चुका था। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।